नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मेरे साथ हैं सईद मुर्तज़ा। आपको बता दूं कि ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध विराम की बातें हो रही थीं वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। ट्रंप इस वक्त इजराइल से बेहद नाराज़ हैं। उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि हमारी बात को मान लो, ईरान पर हमला मत करो। लेकिन हकीकत में ये हुआ है कि तेहरान के अंदर 2 से 3 बड़े धमाके इजराइल की तरफ से कर दिए गए हैं। सुबह की वक्त करीब 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान हमला कर चुका है इजराइल के ऊपर। इजराइल को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रंप जो हैं वो ईरान को बचाने के लिए उन पर दबाव क्यों डाल रहे हैं। हम इस सारी खबरों को आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे अचानक पूरा युद्ध जो है वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बदलता चला जा रहा है। रूस किसकी तरफ है, अमेरिका किसकी तरफ है, और जो परमाणु ठिकानों पर हमले हुए उसका क्या मकसद था। अब जो अटैक हो रहे हैं ईरान और इजराइल एक दूसरे पे कर रहे हैं उसका क्या मकसद है। ये जो डबल अटैक की बात हो रही है वो सीज फायर की धज्जियां उड़ा चुका है। मुर्तजा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो सीज फायर को तोड़ा गया है और ट्रंप ने जो बौखलाहट में बोला है कि ईरान के ऊपर बम मत मारो, अपने पायलट वापस बुलाओ, इसका क्या मतलब है। देखिए, ट्रंप ने जो आज शब्द इस्तेमाल किए हैं उसे सार्वजनिक तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और ट्रंप ने को लेकर एक बड़ी हेडलाइन जो है वो टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी है और उसमें लिखा गया है कि ट्रंप कास्टिगेट्स इजराइल ओवर सीज फायर। अब कास्टिगेट का मतलब होता है कि मारना, पीटना, फटकारना। अब इसके कोई मायने आप निकाले, लेकिन इस वक्त ट्रंप और इजराइल के बीच जो तनातनी हम देख रहे हैं वो ये समझ लीजिए कि ट्रंप ने 22 तारीख के बाद जो अपना एक बहुत बड़ी इमेज तैयार की थी कि भाई ईरान के उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया है, वो 48 घंटे के अंदर ही ढह चुकी है बुरी तरह। और इस वक्त इजराइल और ट्रंप आमने सामने हैं और ईरान को लेकर ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा नर्म नजर आ रहे हैं। एक चीज आपको बता दूं कि इजराइल को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रंप इतना सीज फायर के पीछे क्यों पड़े हैं। अभी उनके टारगेट अचीव नहीं हुए नेतन्याहू के हिसाब से। भले ही उन्होंने सीज फायर के लिए हाँ बोल दिया था, लेकिन जो हालात बन रहे हैं जमीन पर वो ऐसे हैं कि इजराइल उसको डिनाई नहीं कर सकता। उसके ऊपर ईरान की तरफ से 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग अलग तरीके से हमला हुआ, जिसमें बीर शेबा जो उनका शहर है उसमें कई इमारतें ध्वस्त हो गई। बताया जा रहा है कि 9 से ज्यादा लोग इजरायली नागरिक वहां मारे जा चुके हैं, 20 से 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल में नेतन्याहू और वहां के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स उन्होंने क्लियर कट बोला है कि हम अटैक करने जा रहे हैं। उसके 2 घंटे के अंदर तेहरान में 3 बड़े धमाके हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है एक रडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। अब सवाल है कि नेतन्याहू को ट्रंप पर भरोसा क्यों नहीं है। क्या नेतन्याहू को यह लगता है कि इजराइल में जो फोर्डो या नतांज या इस्फान पे जो अटैक किए हैं अमेरिका ने वो उतने कामयाब नहीं है जितना ढिंढोरा ट्रंप की तरफ से पीटा जा रहा है। क्या फोर्डो में वैसा नुकसान नहीं हुआ है जैसा अमेरिका दावा कर रहा है। क्या ऐसा भ्रम नेतन्याहू को या इजरायली सेना को हो चुका है। क्या इसी वजह से 22 जून को जो अटैक किया था अमेरिका ने, उसके बाद अगले ही दिन इजराइल ने फिर मिसाइल से अटैक उसी फोर्डो पे किया जहां पर अमेरिका ने बम गिराए थे। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे मुर्तजा कि ये जो फोर्डो है, क्या फोर्डो ही मेन बेस है इस फायर को तोड़ने के पीछे। क्या अभी भी इजराइल को यकीन नहीं हो पा रहा है कि फोर्डो को वैसा नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, रूस की तरफ से एक बहुत बड़ी शंका जाहिर की गई और वहां पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं दिमित्री मेदवेदेव, जो पहले वहां के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि इस स्ट्राइक में अमेरिका या इजराइल को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है और मुमकिन है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम जो है, खासकर फोर्डो साइट, वो अब भी बरकरार है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा है। और साथ में ये भी खबर आने लगी कि ईरान ने फोर्डो से जो अपना संवर्धित यूरेनियम था करीब 400 किलो, वो वहां से पहले ही हटा लिया था। और इसकी सैटेलाइट इमेज भी आई थी कि ईरान ने जो है अपना जो एक तरह से कहें कि उसका ये एक बहुत बड़ा एसेट था पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, वो पहले ही मूव किया जा चुका है। अब ये बात है कि पिछले 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि चीजें ऐसे बदल गई कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में तकरार हुई। हम इसे ऐसे देखें कि जब ईरान के विदेश मंत्री गए मॉस्को, उसके बाद जब वो उस मीटिंग से बाहर निकलते हैं और उसके बाद जब ये लगता है कि सब चीजें सही हो रही हैं और दोनों पक्ष जो हैं हो सकता है कि किसी एक हल पे पहुंचेंगे, तब ईरान की तरफ से कतर के ऊपर मिसाइल की बारिश होती है। अब वो उस हमले ने कुछ हद तक अमेरिका के साथ साथ जो अरब देश हैं उनको एक बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया है और साथ में ईरान की तरफ से बात होने लगी कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। अब इससे ये आशंका हुई कि आगे चल के युद्ध जो है बढ़ सकता है। अब यहां पर यह है कि जब ईरान और अमेरिका के बीच अब हम देख रहे हैं कि इजराइल को लेकर
दोनों एक तरफ से ये कह रहे हैं कि भाई इजराइल की तरफ से पहले सीज फायर को तोड़ा गया है। अब पिछले 12 घंटे में देखें तो ऐसा क्या हुआ। शुरू में ये सीज फायर जो था सुबह 7 बजे लागू होना था। ईरान की तरफ से 5:40 पे बीर शेवा के ऊपर 2 मिसाइल दागी गई और इससे पहले भी कुछ मिसाइल दागी गई थी। लेकिन उससे पहले रात में इजराइल की तरफ से ईरान पे 100 बम गिराए गए हैं, 100 बम। तो इसे ऐसे देखा जाए कि ईरान का जो बदला था उसने मिसाइल दागकर किया और ये जो पूरा सीज फायर लागू होना था उससे चंद घंटे पहले उसने ये मिसाइल फायर की। लेकिन अब इससे क्या हुआ कि नेतन्याहू की इमेज जो है उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा और नेतन्याहू जो है उनको हमला करने के लिए बाध्य होना पड़ा। और फिर हम देख रहे हैं कि अब ट्रंप जो है क्यों कितने गुस्से में हैं। आप ऐसे समझ लिए कि इस समय इजराइल में बहुत ज़्यादा तबाही मची है इजरायली मिसाइलों की वजह से। नेतन्याहू को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कल कतर के ऊपर अटैक हुआ। इजराइल की मीडिया ने सबसे पहले ब्रेक की इस खबर को कि ईरान का एक बहुत बड़ा हमला कतर पे हुआ है और कतर में जो अल उदीन बेस है, एयर बेस है जो अमेरिका का, वो मेन है, वो कमांड सेंटर है। क्योंकि स्थायी रूप से अरब कहते हैं ना, पश्चिमी एशिया में 8 मुख्य अड्डे हैं, एयरबेस हैं अमेरिका के, जिसमें 40 से 50 हज़ार सैनिक हैं और उसके अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट थे 40 से ज़्यादा कतर में, वो सब हटाए जा चुके थे। और ईरान ने हमले से पहले अमेरिका को बता दिया था कि हम हमला करेंगे और उसने किया। 19 से ज़्यादा मिसाइलें मारी, लेकिन एक भी एयरबेस को कहते हैं ना नुकसान वैसा नहीं पहुंचा पाई जैसी उम्मीद की जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में उसने ईरान ने बड़ा ही डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को अटैक किया। उसने ये दिखाया कि मैंने बदला भी ले लिया और उसने ये भी दिखाया कि देखिए अमेरिका, हमने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका जो असर हुआ उसकी वजह से कतर ने अमेरिका पे दबाव डाला कि भाई देखिए ईरान ने जो अटैक किया वो ऐसा अटैक किया कि आप, उसने बदला भी ले लिया और उसने आपको नुकसान भी नहीं हुआ। तो ट्रंप ने दबाव डाला नेतन्याहू पे, नेतन्याहू ने मजबूरी में सीज फायर किया। लेकिन ईरान की मिसाइलों ने जिस तरीके से इजराइल में तबाही मचाई, उसके बाद नेतन्याहू का ट्रंप से भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है और उनको ये ऐसा लग रहा है कि शायद फोर्डो में भी वो असर नहीं हुआ है जैसे कि उम्मीद कर रहे थे। हमारे अभी जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट ये चीज हो गई कि जो अब्बास अगारची हैं विदेश मंत्री ईरान के, वो जब पुतिन से मिले थे तो पुतिन ने बाहर आके एक ऐसी बात बोली थी जिससे खलबली मच गई थी। पुतिन ने आगे बाहर बोला कि देखिए हम एक ओर्शनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक उनकी मिसाइल है, वो उसका प्रोडक्शन हम बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसा संकेत दे दिया दुनिया को कि शायद वो अपनी ओर्शनिक मिसाइल ईरान को दे देंगे और अगर वो जो मिसाइल ओर्शनिक उनके पास पहुंच जाएगी ईरान के पास, तो क्योंकि वो हाइपरसोनिक है, उसकी मारक क्षमता भी बहुत भयंकर है। 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा की इसकी स्पीड है, 12,000 पर किलोमीटर के हिसाब से उसकी स्पीड है। 10 से 11 मैक का उसका जो स्पीड है उसका वो रफ्तार माना जाता है। ऐसी स्थिति में अगर वो अटैक करती ओर्शनिक मिसाइल इजराइल में तो भयंकर तबाही मचती, क्योंकि उसको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस उसको रोक नहीं सकता, ऐसा पुतिन का क्लेम है। ऐसी जो परिस्थितियां अचानक बनी, उसने क्या कहते हैं आग में घी का काम किया। क्योंकि अभी मुर्तजा ने आपको बताया कि दिमित्री मेदवेदेव ने बोला कि शायद कोई ऐसा देश है जो ईरान को एटम बम दे सकता है। इस बयान से ट्रंप भी सकते में थे। उन्होंने सोचा अगर ये एस्केलेट हुई वॉर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरी जो मेहनत है B-2 बम्बर्सकों की, जो हमने इतना पैसा खर्च किया, 37 घंटे की उड़ान के बाद इतना बड़ा अटैक किया हमने ईरान के ऊपर, वो सब ध्वस्त हो जाएगा। तभी उन्होंने नेतन्याहू पे दबाव डाला। दबाव में जरूर नेतन्याहू आए, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने उसको मारा, उसको पीटा इजराइल को, उससे सबसे ज़्यादा जो नेतन्याहू थे वो बैकफुट पे चले गए। इसीलिए वो अब एक तरीके से बगावत पे उतर आए हैं ट्रंप के खिलाफ। इसीलिए ट्रंप जो है वो इजराइल से बहुत ज़्यादा नाराज हैं और वो ये बोल रहे हैं कि आप लोग एक बेवकूफ़ी वाली लड़ाई कर रहे हैं, आप सब तबाह हो जाओगे। अब आप मुझे ये बताइए कि अब ये लड़ाई जो भड़क रही है, सीज फायर अभी भी है, लिखा हुआ है सीज फायर, लेकिन हो रहा है डबल फायर, ये क्या मतलब है इसका? ये पब्लिक पोस्टरिंग है पूरी, चाहे वो ईरान हो चाहे वो नेतन्याहू हो। ये अपनी मीडिया में, अपने पब्लिक में बीच में बताना चाहते हैं कि हम एक स्टेप आगे हैं और ईरान ने मिसाइल दागकर बताया है कि उसकी जो मिसाइल पावर है उसको किसी भी तरह भी कम ना कहा जाए, वो लगातार हमले कर सकता है। और इस वक्त पिछले 2 दिन के अंदर ईरान ने 4 तरह की बहुत ही खास मिसाइल इस्तेमाल की हैं। पहले है फत्ता, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसकी रेंज है 1400 किलोमीटर। दूसरी है कद्र मिसाइल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। एक मिसाइल है खैबर शिकन जिसको बहुत तेज माना जाता है, उसकी रेंज है 1450 किलोमीटर। और चौथी है इमाद जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर है। अब ये ऐसी मिसाइल हैं जिनके वॉरहेड जो हैं वो जब वो वायुमंडल को क्रॉस करते हैं तो वो मैन्यूवर करते हैं, मतलब कि जो मिसाइल डिफेंस के लिए बहुत मुश्किल होता है कि चकमा देते हैं। तो अब ऐसी मिसाइल को ईरान ने इस्तेमाल करना शुरू
कर दिया है। और जिस तरह के धमाके हमने इजराइल में देखे हैं, चाहे वो हाइफा हो, जियोनेसा हो, और साथ में जो हमने अभी बेरशेवा में देखा कि जिस तरह इमारत पे पूरी मिसाइल गिरी, अब वहाँ उस जगह पर गए हैं इजराइल के राष्ट्रपति। उन्होंने कहा है कि इस इमारत के ऊपर 400 किलो की मिसाइल वॉरहेड गिरा हुआ है। मतलब कि आमतौर पे मिसाइल जो है वो 500 या 1000 किलो का वॉरहेड लेके चलती है, कह रहे 400 किलो का वॉरहेड इस बिल्डिंग पे गिरा है और उसको पूरा तबाह कर दिया है। अब उसमें कितने लोग मरे हैं ये अभी ये चीज़ डेवलप हो रही है, लेकिन ईरान के मिसाइल अटैक ये बता रहे हैं कि इजराइल के अंदर इसे रोकने की क्षमता जो है बहुत कम हो रही है। और शुरू में खबर आ गई थी कि इजराइल के पास 12 दिन के इंटरसेप्टर का जो गोदाम है वो बचा हुआ है, मतलब उसके पास एरो मिसाइल जो है। इसको जरा क्लियर करिए, जो 12 दिन का बचाव, तो 12 से भी कम दिन बची हैं, अगर अभी अटैक लगातार करता रहेगा ईरान, तो क्या उसका एयर डिफेंस जो है वो एक तरीके से कहते हैं शून्य हो जाएगा क्या? बिल्कुल, किसी भी एयर डिफेंस के लिए कोई भी, चाहे S-400 हो या उससे कोई बेहतर हो, अगर दुश्मन जो है ज्यादा प्रोजेक्टाइल भेजता है तो उसे काउंटर करने के लिए आपको उतने ही इंटरसेप्टर लगाने होंगे, मतलब कि आपको उतनी इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागनी होंगी। अब इन लॉन्चर्स की भी एक सीमा है। अब कितने मिसाइल दागेंगे? अगर वो एक बार में 50 या 100 मिसाइल दागते हैं और साथ में ड्रोन्स भी फायर करते हैं, जैसे कि ईरान की तरफ से अब तक 600 मिसाइल दागी गई, 1000 ड्रोन दागे गए हैं। अब समझ लिए कि 1600 हमले हुए हैं इजराइल के ऊपर 12 दिन के अंदर। अब इतनों को गिराने के लिए इजराइल को क्या करना पड़ेगा? हर लेवल का जो मिसाइल डिफेंस है, एयर डिफेंस है, चाहे आयरन डोम हो, डेविड स्लिंग हो, पैट्रियट हो, एरो हो, सबको उनको डिप्लॉय उन्होंने किया है। लेकिन अब यह है कि इजराइल जो है पिछले 3-4 दिन में जूझता हुआ नजर आया है, खासकर तब जब ईरान ने अपनी बेहतर मिसाइल वहां पर लॉन्च करनी शुरू की हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 13 जून से हमले स्टार्ट किए इजराइल की तरफ से। 13 जून से लेकर 17 जून तक हमने, फिर आपको बार बार कई बार बता चुके हैं, ईरान को बहुत बुरी तरीके से पीटा। उसके 20 से बड़े कहते हैं परमाणु वैज्ञानिक से लेके और जनरल्स तक को साफ कर दिया। ये इजराइल की एक ऐसी योजना थी जिससे ईरान को पूरी तरीके से तबाह करने का प्लान था। लेकिन 17 तारीख के बाद से अब तक ऐसी स्थिति आ गई है कि ईरान ने ये दिखाया है कि उसकी, भले ही वो 2000 किलोमीटर दूर है, भले ही उसके पास उसका एक ही ब्रह्मास्त्र है कि वो मिसाइलें मारे, लेकिन उसने प्रूव किया है कि उसकी मिसाइलों को अब आप रोक नहीं पाओगे। क्योंकि ये लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो आयरन डोम है वो पहले 90% से अब जो मिसाइलें था उसको रोक रहा था, अब 65 से भी नीचे आता चला जा रहा है, यानी कि बाकी मिसाइलें वहां गिर रही हैं। अब सवाल उठता है कि भाई इस जंग में जो 12 दिन की जंग हो चुकी है उसमें कौन जीत रहा है, इजराइल या ईरान? अगर जमीन पर देखें तो पहले राउंड में ईरान को काफी तगड़ी चोट पहुंची है 17 जून तक, और उसको अपने सारे जनरल्स खोने पड़े हैं टॉप लेवल के। लेकिन जो सेकंड लेयर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो खुफिया खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से इजराइल के जो मोसाद एजेंसी है जासूसी, उसने एक काम किया है। उसने क्या किया, अब उन लोगों को फ़ोन लगाना चालू किया है जो सेकंड लेयर के ब्रिगेडियर जनरल या अधिकारी हैं, कि अगर आप नहीं मानोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो पुराने जनरलों का हो। तो आप लोग इस ईरान की या खामने के समर्थन में इतना ज़्यादा जोश मत दिखाइए, इतनी ज़्यादा वफादारी से मत लड़िए, क्योंकि आपका भी हाल हम वही कर सकते हैं। और आप हमसे सिर्फ 12 या 15 मिनट की दूरी पे हो, हम आपको कभी भी मार सकते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़मीन पर नहीं हो रहा है। मोसाद ने पूरी कोशिश कर ली है, उसने अपने सारे घोड़े खोल लिए हैं जिसको बोलना चाहिए, लेकिन ईरान की सड़कों पर वो माजरा नहीं देखने को मिल रहा है जिससे ट्रंप खुश होते कि भाई ईरान तुम्हारा तो ये भी प्लान खुश हुआ। ट्रंप पहले दिन तो बहुत खुश हुए थे 13 और 14 तारीख को कि ईरान को तगड़ा किया, उन्होंने बड़ी शाबाशी दी थी। लेकिन 17 तारीख के बाद से ट्रंप का जो है वो दिमाग घूमने लगा कि भैया मैं गलत जगह फंसने जा रहा हूं। ट्रंप जो इस पूरे वॉर में ऐसे उभरे हैं कि वो जहां सफलता मिलती नजर आ रही है, जहां कामयाबी मिल रही है, वहां तो उसको ओन कर लेते हैं, लेकिन जहां भी नाकामी होती है तो वो किनारे हो जाते हैं। तो अब जैसी सीज़फायर टूटने की बात आई तो ट्रंप को लग रहा है कि यहां पर तो उनका बहुत बड़ा फेस लॉस हो रहा है, और उन्होंने ये कहा है कि आप दोनों जो हैं जिस तरह बढ़ रहे हैं वहां बहुत ही बुरा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वो शब्द हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने बोला है, लेकिन उनका ये कहना है कि इजराइल और ईरान जो है वो ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका अंजाम जो है पूरे रीजन के लिए बहुत बुरा होगा, और इनको मालूम नहीं है कि ये क्या करने जा रहे हैं। ये एक बात तो बिल्कुल तय है कि ईरान को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, नो डाउट। लेकिन ये भी है कि ईरान को हरा नहीं पाए हैं। हराने का मतलब है कि उनकी हिम्मत ही नहीं तोड़ पाए हैं, वो आज भी लड़ रहे हैं। और उन्होंने जो प्लान बनाया है वो इजराइल की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि 2 से 6 महीने का प्लान ईरान ने तैयार कर रखा है कि हम 2 से 6 महीने तक आराम से इनसे लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चीन और रशिया ने जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों के अंदर अपने बयान दिए हैं, एक्टिविटी दिखाई है, और जो लॉजिस्टिक और वेपन्स का सपोर्ट देना शुरू किया है,
उससे बहुत भयंकर खलबली मच गई है। खास तौर से दिमित्री मित्रदेव, जो पुतिन के बेहद करीबी, जिनको राइट हैंड माना जाता है और जो इस समय रूस की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसके उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला कि हम ईरान को वॉर हेड्स देंगे। ये जो वॉर हेड का जो नाम लिया ना, उससे वास्तव में इजराइल के भी हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से इजराइल जानता है कि अगर सीधा सपोर्ट रशिया की तरफ से ईरान को मिलने लगा तो फिर वो ज़्यादा दिन तक उससे लड़ नहीं पाएगा। बेशक इजराइल के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया योजनाएं हैं, ग्राउंड वर्क पे उनका जासूसी नेटवर्क कमाल का है जिसने ईरान को इतनी बुरी तरीके से चोट पहुंचाई। लेकिन ईरान के अंदर कहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा क्षमता रखता है पिटने की, वो उसको एक बार जरूर मौका मिलता है कि वो जोरदार एक मुक्का मारे। यही हो रहा है, ईरान खूब पिट रहा है, लेकिन बीच बीच में 2-3 ऐसे मुक्के वो मार रहा है इजराइल पे कि वो भी होश में, वो भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये गिर क्यों नहीं रहा है। तो यही स्थिति जो है वो बड़ी विकट हो चुकी है और इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि यार इसको इतना मत बढ़ाओ कि मैं इसको समेट ही ना पाऊं, क्योंकि कतर में जो 8 एयर बेस है मुख्य, जो बोले जाते हैं ना मेन बेस, जो अमेरिका के हैं, वो जो है उसके ऊपर अगर अटैक इजराइल बड़े आराम से कर सकता है, बहुत भयंकर तबाही हो सकती है। ट्रंप को लगता है कि मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट ले लिया है, B2 से मैंने अपना कारनामा करके दिखा दिया है, और उसके बाद अगर ईरान अरब मिडिल ईस्ट में या पश्चिमी एशिया में जो हमारे अड्डे हैं अगर उनको तबाह कर देगा तो मेरी नाक भी कट जाएगी, और मेरा जो B2 का जो इतना बड़ा करिश्मा मैंने करके दिखाया उसको कोई इतिहास में याद ही नहीं रखेगा। इसीलिए वो नेतन्याहू को बार बार बोल रहे हैं कि भैया मान जाओ, उस पर अटैक मत करो, अपने पायलटों को बुलाओ। लेकिन नेतन्याहू को लग रहा है कि भैया हम कैसे कर दें, तुमने ना उसकी बैलिस्टिक पूरी खत्म कर पाए, ना उसका फोल्डो और परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर पाए, इंटरनेशनल मीडिया तुम्हारे अटैक पे सवाल उठा रही है, ऐसे में हम कैसे मान लें कि हम ईरान के ऊपर अब अटैक नहीं करेंगे। इसीलिए नेतन्याहू ने या कहें इजराइल ने पूरी तरीके से ट्रंप की तरफ आंखें मोड़कर अपने हमले शुरू कर दिए ईरान के ऊपर, जो उसके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। अब ये बताइए अगले 24 से 26 घंटे के अंदर आपको ये वॉर किस तरह नजर आएगी? देखिए 24 घंटे बहुत अहम है इसमें। अब ईरान कैसे रेसिप्रोकेट करता है इस पूरे अटैक को जो आज इजराइल के हमले के बाद हुआ है, जो उसके रडार स्टेशन उड़ाया गया है। तो अगर ईरान आज फिर जवाब देता है तो समझ लिए कि युद्ध बढ़ेगा और फिर नेतन्याहू भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी बन जाएगी कि वो किसी भी तरह ईरान को जवाब दें, और उनके पास फिलहाल जवाब देने का तरीका एक ही है, एयर स्ट्राइक। लेकिन स्ट्राइक के बदले क्या होगा, ईरान फिर 50 मिसाइल छोड़ देगा। अब यहां पर ट्रंप के लिए दिक्कत यह है कि वो अब इस युद्ध में शामिल हो चुके थे। उनको बस जब ईरान ने कतर पे स्ट्राइक कर दी तब एक तरह से उनके लिए एक सेफ एग्जिट हो गया था, लेकिन अब दोनों के बीच फिर युद्ध शुरू हो गया है। और जिस तरह से हालात बन रहे हैं, अगर ट्रंप इसमें फंसे हुए नजर आ रहे हैं बुरी तरह, अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किसको समझाएं, चाहे वो इजराइल है चाहे वो ईरान है, क्योंकि इजराइल भी उनकी बात नहीं मान रहा है। तो ट्रंप के लिए बहुत बड़ा फेस लॉस है, और ट्रंप चाहेंगे कि किसी भी तरह मैनेज करके तेल अवीव में वो अपने जो वहाँ पर इजराइल में हुकूमत जो भी लोग हैं, चाहे वो मिलिट्री कमांडर हैं चाहे वो वहाँ के नेता हैं, उन पे दबाव डालें कि आप किसी तरह भी खामोश रहिए और इस चीज़ को ख़त्म कीजिए। एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट इसमें बता दें, इजराइल को अच्छी तरीके से पता है कि अगर उसने पूरे बैलिस्टिक मिसाइलों को उसके ख़त्म नहीं किया या उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलों को ख़त्म नहीं किया ईरान का, तो उस पर वो कभी भी हमला हो जाएगा। इसके 2-3 ऐसे बयान आए हैं पिछले 4 से 5 घंटे के अंदर जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पुतिन के बेहद करीबी हैं और विदेश मंत्री हैं रशिया के, सर्गेई लावरोव, उन्होंने बोला है कि ये सीज फायर नहीं टिकेगा, ये लड़ाई होकर रहेगी और ये भयानक होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट, सर्गेई दिमित्री मित्रेदेव पहले ही बोल चुके हैं कि अगर अमेरिका समझ रहा है कि उसके फोर्डो पे जो अटैक किए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं, तो आपको बता दें वो उन्होंने एक तरीके से खिल्ली उड़ाई है। दिमित्री मित्रेदेव ने अमेरिकी हमलों की खिल्ली उड़ाते हुए कहा है कि आपके जो हमले थे वो ईरान में नाकामयाब रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने क्लियर कट बोला है कि हम तेहरान से एक एक मिसाइल का खूनी बदला पूरी ताकत से लेंगे और सरकारी ठिकानों पर भी हमला करेंगे। अगर उस बीच में कोई नागरिक ठिकाना भी आ जाता तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि अब ये वॉर एक कहते हैं ना खिसियाहट वाली जा रही है, अब स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं जा रही है, अब ये आ रही है कि हम कैसे एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि इजराइल के ऊपर इस तरीके से पिछले 15-20 सालों के अंदर ऐसी तबाही कभी देखने को मिली ही नहीं इजराइल में, जिस तरीके की तबाही ईरान ने अपनी मिसाइलों से वहां कर दी है। नेतन्याहू इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक जीतती हुई जंग को मैं पिटते हुए रूप में देखूं, या मेरे ऊपर तबाही हो रही है, मेरे लोग मारे जा रहे हैं, मेरी यहाँ जो इमारतें वो तबाह हो रही हैं और मैं उसके बाद डंके की चोट पर कहूँ कि साहब हम जीत गए। ऐसी जीत के ऊपर कोई भी तालियां नहीं बचाएगा जब
जब सामने आपके लाशें पड़ी हों। ऐसे में कोई आपको मेडल नहीं पहुंचाएगा जब आपके लोगों की आपके सामने लाशें पड़ी हों। यही सबसे बड़ी दुविधा इजराइल के सामने है। नेतन्याहू के लिए कहते हैं ना, आन मान और शान का मुद्दा बन गया है। इसलिए वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम ईरान पर जबरदस्त पलटवार करेंगे और अपना जो अटैक किया है इजराइल ने, हम उसका बदला लेंगे। इसलिए बोला जा रहा है कि जो सीज फायर है इसका धुआं निकल चुका है, ईरान पीछे हटेगा नहीं, वो पहले से तैयारी कर चुका है। खामनेई को हटाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक नहीं हटा पाए हैं। उनको सुरक्षित रखा गया है। इसमें पुतिन का रोल, ट्रंप का रोल आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है जो इस पूरी कहते हैं पूरे युद्ध को नया बदल सकते हैं। यानी कि नेतन्याहू और ट्रंप और इधर आ गए आपके पुतिन, इन तीनों के बीच में अब जो भी खिचड़ी पकेगी उसके बाद ही कोई इसका हल निकल सकता है। फिलहाल तो स्थिति बहुत ही ज्यादा विस्फोटक है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और हमें ज़्यादातर जो जानकारी है वो आपने दे दी है, तो इसको हम यहीं तमाम कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर चीज़ें जो हैं वो ऐसी होंगी जो इस पूरे रीजन में, पश्चिम एशिया में इस तरह के हालात पैदा करेंगी कि आगे ना इजराइल ईरान पे हमला करे, ना ही ईरान इजराइल पे हमला करे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या गाज़ा पे बमबारी बंद होगी, क्योंकि गाज़ा में कल भी इजराइल की बमबारी में 50 लोगों की मौत हुई है। मेरे ख्याल से हम लोग इसको यहाँ समाप्त करते हैं और 24-25 घंटे के अंदर जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको अपडेट के साथ पूरी खबर अच्छे तरीके से बताएंगे।